आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के में फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। हमने देखा है कि बहुत सारी अभिक्रियाएं, जैसे मान लीजिए अगर हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 की NaCl से, तो यहाँ पर जो है AgCl बनता है और इसका प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है और इसके साथ बनता है NaNO3। ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है, ये पूरा AgCl हटता चला जाता है और रिएक्शन कंप्लीशन को मिलती है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिसमें जो दोनों ही दिशाओं में चलती हैं, जैसे A प्लस B ये मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट C प्लस D, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं वो आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना देते हैं। इसको हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया। ये है अग्र अभिक्रिया। और ये जो प्रोडक्ट बने हैं C प्लस D, जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है ये भी आपस में क्रिया करके वापस A प्लस B यानी रिएक्टेंट बनाने शुरू करते हैं। इसको हम प्रतीप या पश्च अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसको हम लिखते हैं A प्लस B C प्लस D, इस तरह से ये इसके उत्क्रमणीय होने का निशान है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इस अभिक्रिया के अंदर जो है इसका प्लॉट लें हम, यहाँ पर हम लेते हैं समय x एक्सिस पर और y एक्सिस पे लेते हैं अभिक्रिया का वेग। अब शुरू में जो कंटेनर है हमारे पास जिसमें भी हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें A और जो B हैं सारे मॉलिक्यूल्स या तो A के हैं और सारे के हैं B के। ये A और B के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके बनाते हैं C प्लस D। तो शुरू में A और B के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इसमें अभिक्रिया का रेट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी A और B की मात्रा कम होगी और कम होने से क्या होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो भी कम होता चला जाएगा। तो अगर हम अभिक्रिया की बात करें, इसको जो है हम RF, इसके वेग को हम शो कर देते हैं RF से, फॉरवर्ड अभिक्रिया का वेग, और इसके वेग को हम शो कर देते हैं बैकवर्ड अभिक्रिया वेग। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा अगर अभिक्रिया का जो वेग है वो कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी तो अभिक्रिया का वेग कैसा होएगा, कम होगा। तो अगर अभिक्रिया का वेग शुरू में ज़्यादा था और धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। ये है हमारे पास RF। और शुरू में क्या था कि C और D तो थे ही नहीं, पश्च अभिक्रिया में प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट बनाते हैं, तो शुरू में तो प्रोडक्ट्स थे ही नहीं, C और D थे ही नहीं, तो इसलिए अभिक्रिया का वेग कैसा था, कम था। और जैसे जैसे C और D बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी, पश्च अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसको RB से शो करते हैं, अभिक्रिया का वेग ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अग्र अभिक्रिया का वेग घट रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों के वेग क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था। इस साम्यावस्था पे क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन साम्यावस्था पे आके दोनों की कंसंट्रेशन कैसी होती है, सेम हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे अभिक्रिया चल नहीं रही है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया चलती रहती है। जितना A और B मिला के CD बनाते हैं उतना ही C और D मिला के AB बनाते हैं। तो ये एक तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और अभिक्रिया चलती रहती है, लेकिन हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन साम्यावस्था पर स्थिर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस रासायनिक साम्य के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि किस तरह के पात्र में करवाई जाती है। देखो, अगर जो है खुले पात्र में भी करवाई जा सकती है और बंद में भी। अगर कोई गैसेस हैं हमारे पास तो गैसेस के जो साम्यावस्था इसमें करवाने के लिए उत्क्रमणीय हमें क्लोज्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लोज नहीं लेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विड है कोई चीज़ और उसका अगर हमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो वो हम खुले पात्र में भी करवा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर निग्लिजिबल अमाउंट में जाते हैं, तो हम यही मान लेते हैं ऑलमोस्ट नहीं जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि गैसेस को हमें हमेशा अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन करानी है तो वो हमेशा क्लोज्ड वेसल के अंदर करवानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि सांद्रता स्थिर रहती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता लगभग कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जबकि साम्यावस्था स्थापित होती है। तीसरा ये है कि साम्यावस्था दोनों ही दिशाओं से स्थापित हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं N2 + 3H2 गिव्स
2NH3। तो हम चाहें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके एक वेसल में बंद करें और उससे अमोनिया बनेगी और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर अमोनिया को एक वेसल में रखें तो जो है टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस अप्रोप्रिएट लगाते हुए, तो अमोनिया को अगर एक वेसल में बंद करें तो वो भी ब्रेक होएगी किसमें, N2 और H2 के अंदर, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और दोनों ही तरह से जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो ये किसी भी दिशा से इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक जो है उसका साम्यावस्था तो वैसे ही हमें स्थापित होगी, लेकिन उत्प्रेरक से क्या है कि साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक जो है अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के जो वेग हैं उनको प्रभावित करते हैं, जिससे साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पे इस साम्य के अंदर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस टाइम T पर जो है, इसको T1 मान लें, इस पे साम्यावस्था स्थापित हुई है। अगर हम उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रियाओं का जो वेग है उसमें जो फ़र्क आता है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। और इस तरह से अभिक्रिया ये T2 टाइम पे जो है स्थापित हो गई। यानी अगर हम उत्प्रेरक डालेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि अभिक्रिया जल्दी स्थापित होगी, साम्यावस्था उसकी जल्दी स्थापित होगी। इसके अलावा उत्प्रेरक का और भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो मुक्त ऊष्मा का परिवर्तन होता है, डेल्टा G का मान जो है साम्यावस्था पे 0 के बराबर होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एक विशेष गुण है। अब हम करेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। पहली टर्म है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया के अंदर अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल जो है एक्टिवली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके सक्रिय द्रव्यमान को हम ब्रैकेट में रख के शो करते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट A है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान ऐसे शो किया जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर रख के। और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें जो है सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है मोलर सांद्रता के। और अगर हमारे पास कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका जो सक्रिय द्रव्यमान है वो उसकी एक्टिविटी के तुल्य होता है। और एक्टिविटी होती है F इंटू कंसंट्रेशन C। यहाँ पर जो F है वो सक्रियता गुणांक है और C जो है उसकी मोलर सांद्रता है। ज़्यादातर हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही करते हैं। तो जनरली जो उसके जो सक्रिय द्रव्यमान है किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसकी मोलर सांद्रता के इक्वल होता है। तो ये है सक्रिय द्रव्यमान। अब हम लेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। अब हम बात करते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम की। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम जो है गुलबर्ग और वागे ने दिया था। इसके अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा एक समांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस B मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया का जो वेग है अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के तुल्य होगा। यानी ये समानुपाती किसके होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक A और B के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के तुल्य। और जब हम ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया का वेग निकाला जा सकता है। यहाँ पे अगर हमारे पास क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या अलग अलग है, मान लीजिए है N1A प्लस N2B और इससे बने हैं प्रोडक्ट्स, तो इस रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग होगा समानुपाती होगा A। अब क्योंकि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर अणुओं की संख्या N1 है तो इसकी पावर N1 आ जाएगी और इंटू B इसकी पावर कितनी आ जाएगी, N2 आ जाएगी। और फिर वही समानुपाती का निशान हटा के यहाँ पर हम लिख देंगे K। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक निकालने के लिए, साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर N1A
प्लस N2B, ये साम्यावस्था में है और यहाँ पे बनता है N3C प्लस N4D। इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। और इसका जो अग्र अभिक्रिया का वेग है वो हम शो कर सकते हैं KF से, और जो बैकवर्ड अभिक्रिया का वेग है उसको हम शो करते हैं KB से। अब हम देखते हैं कि अग्र अभिक्रिया जो है, अग्र अभिक्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाते हैं। ये समानुपाती, ये बराबर होगा वेग स्थिरांक अगर अभिक्रिया का हमने KF लिया है, रिएक्टेंट A इसकी पावर होगी N1 और B इसकी पावर कितनी होगी, N2। अब हम पश्च अभिक्रिया के लिए लेते हैं। पश्च अभिक्रिया के लिए जो रिएक्टेंट है वो C और D होंगे, तो यहाँ पर इसका वेग स्थिरांक है KB और C की पावर N3 इंटू D की पावर N4। हम जानते हैं कि साम्यावस्था पे इसको हम अगर V1 मान लें और इसको V2 ले लें तो साम्यावस्था पर V1 और V2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा KF A रेज़ टू पावर N1 B रेज़ टू पावर N2 विल बी इक्वल टू KB C N3 D N4। ये दो सांद्रताएं सारी एक तरफ ले आते हैं और जो वेग स्थिरांक है वो एक तरफ ले आते हैं। C N3 D N4 डिवाइडेड बाय A N1 B N2। अब क्योंकि KF और KB दोनों स्थिरांक है तो इनका अनुपात भी एक स्थिरांक ही होगा, तो इस स्थिरांक को हम लिख सकते हैं कैपिटल K, और ये हो जाएगा C N3 D N4 A N1 B N2। इस K को हम कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, यानी साम्यावस्था पर सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल जो है, इनके रेशो को हम कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक K। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है N2 और H2 का, तो इसके लिए हमें अगर साम्यावस्था स्थिरांक का मान लिखना है तो ये आएगा हमारे पास 2NH3। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक होगा, प्रोडक्ट NH3 है इसकी पावर 2, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 है, डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2, और इसका गुणांक 3 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको जो है साम्यावस्था स्थिरांक इसी किसी भी इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी जो है पदार्थ या रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर हो, यहाँ पे तो इसकी सांद्रता है मोलर सांद्रता, मोल प्रति लीटर में है ये, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट गैसियस हो तो हम जो है उसको Kp से शो करते हैं। ये Kc है क्योंकि यहाँ पे सांद्रताएं ली गई हैं। अगर हमारे पास गैसीय प्रोडक्ट हैं तो साम्यावस्था स्थिरांक Kp की फॉर्म में लिया जाता है, और उस कंडीशन के अंदर हम सांद्रताओं की जगह उसके पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब लेते हैं। तो ये हो जाएगा PnH3 2 PN2 PH2Q। ये इसके आंशिक दाब के तुल्य हो जाएगा। और आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास रिएक्शन होती है PV इक्वल टू NRT, तो P हो जाएगा N/V/RT, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता या सांद्रता, तो ये हो जाएगी CRT। तो यहाँ से R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और C सांद्रता है। तो इस फॉर्मूले से जो है हम हर गैस का जो है आंशिक दाब निकाल सकते हैं। इसके बाद है साम्यावस्था स्थिरांक का मात्रक। तो हर रिएक्शन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मात्रक अलग होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये रिएक्शन के लिए हमने लिया है CN3D N3 A N1 B N2। तो ये सारी सांद्रताएं किस में हैं, मोल पर लीटर के अंदर हैं, नीचे वाली सांद्रताएं भी मोल पर लीटर में हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे मोल प्रति लीटर
और ऊपर के तो ये जो पावर हैं ये जुड़ जाएंगे, n3 प्लस n4, और नीचे के पावर क्या होंगे इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हर एक का कि जो रिएक्टेंट है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने मोल्स हैं। इसी तरह से अगर हम Kp के मात्रकों की बात करें तो ये जो Kp के मात्रक हैं, क्योंकि ये वहाँ पर मोल प्रति लीटर की जगह क्या है वायुमंडलीय आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सांद्रता की जगह यहाँ पर आ जाएगा वायुमंडलीय, और इसका होगा मात्रक वायुमंडलीय, इसकी पावर आ जाएगी n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। तो इस तरह से जो है हम साम्यावस्था स्थिरांक के मात्रक भी निकाल सकते हैं।